हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कम टाइम में आप अपनी आंसर राइटिंग को किस तरीके से अच्छा कर सकते हो। कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा एक अच्छे आंसर में देखा जाता है और किस तरीके से आप इम्प्रूव करोगे। तो आज का ये सेशन है आपका कि कम टाइम में तुम कैसे अच्छे आंसर को लिख पाओगे, किस तरीके से कम टाइम में आप ज़्यादा इफेक्टिव और कम शब्दों में अपनी सारी बातों को कह पाओगे। क्योंकि देखिए, मेंस में जब तक आप अपने नॉलेज को टीचर के सामने नहीं लेकर जाओगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे और सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो इसीलिए ये जो सेशन है आपके मेंस में आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड एस के शर्मा। आई हैव 6+ ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, 2 बार यूपीएससी इंटरव्यू, 4 बार यूपीएससी मेंस एग्जाम और आपके स्टेट पीएससी को भी हमने क्वालिफाई किया है। तो देखिए दोस्तों, अनअकैडमी पर आपके बिल्कुल जैसे जैसे यूपीएससी का पैटर्न बदलता जा रहा है, जैसे आपको पता है कि मेंस के पेपर हो रहे हैं, तो डेफिनेटली क्यों ना इन सभी पेपर से कुछ नई रणनीति के हिसाब से सोचा जाए, समझा जाए और कंप्लीट एनालिसिस की जाए और फिर हम जानें और समझें कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी बदलते परिवेश में टू द पॉइंट फुल्ली अपडेटेड कोर्सेज अनअकैडमी पर अवेलेबल हैं 2022, 23 और 21 के बच्चों के लिए। तो बिल्कुल आप इन नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका अपना रेफरल कोड होगा SS लाइव। SS लाइव रेफरल कोड को आप यूज करो। जब आप SS लाइव रेफरल कोड को यूज करोगे तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप 44,550 में ले सकते हो, प्लस आपको सभी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, नोट्स, एवरीथिंग अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरीके से 64,000 में आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप 81,000 में ले पाएंगे। तो ये आपके 1 ईयर का प्लस कोर्स होगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ लाइक पर्सनल कोच और काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसे आप SS लाइव SS लाइव रेफरल कोड के साथ 1 साल का कोर्स 62,000, 2 साल का 96,000 और 3 साल का कोर्स आप 1,26,000 में ले सकते हो। तो ये बेनिफिट भी यहाँ पर आपको अवेलेबल होने वाले हैं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस बढ़ने वाली है, तो उसे आप पहले ही ज्वाइन कर ले ताकि फीस का जो नुकसान है आपका वो ना हो। ऑप्शनल आप अभी तैयार कर सकते हैं। तो फिर SS लाइव रेफरल कोड को यूज़ करो और 1 साल का ऑप्शनल 24,000, 2 साल का 36,000 और 3 साल का 45,000 में ले सकते हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी अगर आप लेना चाहते हो तो फिर वही एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए SS लाइव रेफरल कोड यूज़ करो। चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ ऑप्शनल का कॉम्बो पैक लेना चाहते हो या फिर प्लस कोर्स का, वो सभी आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आखिर उत्तर लेखन कला में हमारी क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखो, आंसर राइटिंग में पहले तो अपने 4 चीज़ें होती हैं जिस पर हमें ध्यान देना होता है। 4 स्टेप होते हैं। एक अच्छे आंसर राइटिंग करने वाले स्टूडेंट को हमेशा इन 4 चीज़ों पर वर्क करना पड़ता है। पहली चीज़, सबसे पहली चीज़, प्रश्न को ढंग से समझना और उसे टुकड़ों में बांटना। कोई भी प्रश्न कितने भागों में पूछा गया है, किस किस चीज़ को कवर करता है। देखो, जब तक आप प्रश्न को ढंग से समझोगे नहीं और उसे टुकड़ों में नहीं बांटोगे तो क्या होता है कि हम सोच तो लेते हैं प्रश्न पढ़ते वक्त कि हाँ ठीक है, इस प्रश्न में ये मैं लिखूंगा या लिखूंगी, पर फिर उसके बाद में जब हम लिखने जाते हैं तो बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके छूट जाते हैं, या फिर कुछ पॉइंट्स में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा शब्द चले गए, किसी पॉइंट को बहुत कम शब्दों में हमने लिखा, तो वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रश्न का सही आंसर दे, टू द पॉइंट आंसर दे और वही लिखें जो एग्जामिनर पूछना चाहता है, क्योंकि अगर आपने खूब सारा टाइम भी वेस्ट किया और वो ना लिखा जो कि एग्जामिनर पूछना चाहता है, तो सबसे बड़ी गलती होगी। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज़, प्रश्न को पढ़ने में टाइम दे और उसे कई टुकड़ों में बांट दे। तो देखिए, ऑन एन एवरेज हमारे पास में 20 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में, ठीक है। आपके 9 से 12 और 2 से 5 3 घंटे का एग्जाम होता है। लगभग आप एक क्वेश्चन के लिए 8 मिनट ले सकते हैं, 7 से 8 मिनट। अब आप कहोगे कि सर, कई लोग तो कहते हैं 7 मिनट में ही करो, 8 मिनट में ही करो। तो देखो, मैं ये कहूंगा बच्चों, 8 मिनट लेके चलो। कोई बड़ा क्वेश्चन है तो 10 मिनट भी चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है जिसमें कॉपी भरकर आओगे तो मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर अगर तुम ढंग से 13-14 क्वेश्चन भी अच्छे लिख कर आते हो ना, तुम सेलेक्ट हो।
टॉपर भी बन सकते हो। और अगर एक एवरेज बच्चा जो सेलेक्ट होता है वो जनरली 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कर कर आता है, जिसमें से 10-11 क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखता है, 4-5 क्वेश्चन मीडियम क्लास के लिखता है और 1-2 क्वेश्चन में टाइम पास करता है। तो ऐसा होता है। तो एन एवरेज आप 8 मिनट का एक क्वेश्चन लिख के चलोगे तो बहुत है। तो 8 मिनट में से आपको कम से कम 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक हमारे पास में इसमें लेना चाहिए कि प्रश्न को समझा जाए, उसे टुकड़ों में बांटा जाए कि किस किस चीज का मुझे कैसे कैसे आंसर देना है, तो फिर आपका काम सही हो जाएगा। दूसरी चीज, प्रश्न की रूपरेखा बनाना। मान लो मैंने 30 सेकंड क्वेश्चन को समझने में और उसके क्या क्या चीजों का आंसर देने हैं ये सोचने में लगा दिए, तो कैसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आई थिंक 30-40 सेकंड बहुत होते जा रहा था, 1 मिनट बहुत होता है। हद मार के चलो तुम स्लो से स्लो पढ़ते हो, तुम्हारा दिमाग भी कम चलता है, तैयारी भी कम है, तो भी 1 मिनट मान के ले लो, ठीक है। तो मैंने पहले स्टेप में क्या किया, यहां पर आपके 1 मिनट का टाइम दे दिया। 1 मिनट में मैं सिर्फ प्रश्न को समझूंगा और उसे टुकड़ों में बांट दूंगा कि किस किस चीज का मुझे आंसर देना है। दूसरा होता है प्रश्न की रूपरेखा बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। अब क्या होता है कि बच्चे पूछते हैं कि सर मैं क्वेश्चन का आंसर पॉइंट फॉर्मेट में लिखूं या फिर पूरा पैराग्राफ बनाकर मैं लिखूं, कहीं पर मैं फ्लो चार्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं, कहीं पर मैं डायग्राम बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो बेटा ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं और 90% स्टूडेंट जब क्वेश्चन लिखना चालू करते हैं तो वो स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं करते हैं, और स्ट्रक्चर फ्रेम नहीं होने की वजह से उनके प्रश्न का कोई भाग तो बहुत ज़्यादा शब्द खा लेता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन 150 शब्दों का है, खासकर ये जो प्रॉब्लम आती है ना स्ट्रक्चर की, 150 शब्दों वाले क्वेश्चन में आती है। तो उसमें क्या होता है कि कोई भाग तो आपका बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कोई भाग आपका बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो फिर ये समस्याएं उठती रहती हैं। तो खासकर बहुत सारी चीज़ों पर आप अच्छा ध्यान देते हो और बहुत सारी चीज़ों पर आप ढंग का ध्यान नहीं दे पाते हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ में क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होने की ज़रूरत होती है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए कि आपको प्रस्तावना, जैसे कि 150 शब्द है मेरे पास, तो 150 शब्दों के अंदर मुझे लगभग आपके 50 शब्दों की प्रस्तावना लिखनी है, ठीक है। 50 शब्दों की मुझे प्रस्तावना लिखनी है, ठीक है। लगभग आपके पास में जब हमारे पास 150 ही शब्द होते हैं तो लगभग आप मान लीजिए 80 शब्दों की, 80 शब्दों का मुझे मेन बॉडी लिखना है और 20 शब्दों का मुझे निष्कर्ष लिखना है। तो ये फिक्स होना चाहिए। फ्लो चार्ट बनेगा नहीं बनेगा, पॉइंट फॉर्मेट में मैं अच्छा लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता, पैराग्राफ बनाऊं या ना बनाऊं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सोची जाती हैं। तो इसके अंदर कम से कम मेरे लग जाते हैं 1.5 मिनट, क्योंकि और खासकर किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्या क्या मुझे लिखना है उसे रफ में शॉर्ट में लिख लिया जाता है। तो वो यहाँ पर 1.5 मिनट में, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है इसके अंदर इन 5 पॉइंटों को मैं लिखूंगा या लिखूंगी, तो उसका एक एक शब्द लिख दिया जाता है ताकि जब मैं आंसर लिखने जाऊं तो भूलूं नहीं। तो इस तरीके से लगभग आपके 2 से 2.5 मिनट हमारे प्रश्न को समझने में और रूपरेखा में चले जाते हैं। अब आप कहोगे कि सर 8 मिनट का टाइम था, तुमने 2.5 मिनट तो इसी में ही खराब कर दिए, तो फिर करोगे क्या? बेटा ये खराब नहीं हुए, ये तुम्हारे मार्क्स दिलाएंगे। जो तुम कचरा लिखते हो ना 7-8 मिनट में 10 मिनट में, वो कचरा साफ करने के काम में आएंगे ये, उसे एक अच्छा बनाएंगे। कम करो अच्छा करो, वो ज़्यादा यूपीएससी में सक्सेसफुल होता है, पर जो कचरा फैलाता है, जो सब कुछ करता है, उनका कोई ठिकाना नहीं होता यूपीएससी में। तो इसीलिए पहले माइंड मेकअप कर लो कि जब आपको क्या लिखना है कैसे लिखना है। और जब तुम इस तरीके से आंसर लिखोगे ना तो शुरुआत के 1-2 महीने में प्रॉब्लम आएगी, उसमें 2.5-2.5 मिनट 3-3 मिनट लगा करेंगे, पर जैसे ही आपको लिखने की आदत हो जाएगी तो अपने आप स्पीड बन जाएगी, अपने आप स्पीड बन जाएगी, और यही काम तुम 1 मिनट में कर दिखाओगे। और जब 1 मिनट में हो गया तो 7 मिनट में आंसर लिखना कौन सी बड़ी बात है, आसानी से होगा, बिल्कुल आसानी से होगा। तो इस तरीके से फिर स्ट्रक्चर फॉर्म करो, फिर अपना उत्तर लिखो। तो उत्तर लिखने को जो आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा हमारे पास में 5 मिनट। पूरे 5 मिनट में आप पूरा जो भी तुम, क्योंकि देखो आप 5 मिनट में तुम लिख सकते हो। अब ना तो तुम्हारा पेन रुकेगा, जैसे कई बच्चे होते हैं ना कि लिखते लिखते रुक जाते हैं कि अब ये ऐड करूं नहीं करूं, सोचने में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, वो नहीं होगा अब,
क्योंकि पहले जब तुमने रूपरेखा बनाई, स्ट्रक्चर फॉर्म किया, तो उसमें वो सारी चीजें सोच ली जो कि वहां पर जरूरी थी, जो कि वहां पर इंपॉर्टेंट थी, जो कि वहां पर बहुत काम में आने वाली थी। तो अब तुम्हें सिर्फ लिखना है, सब कुछ माइंड में सोच चुके हो, बस उसको छापना है। तो वो 5 मिनट में आराम से हो सकता है। तो 7.5 मिनट आपके खत्म हो गए, आधा घंटा, अभी भी आधा मिनट आपके पास में बच गया है। तो उसी आधे मिनट के अंदर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। और उस आधे मिनट में अंडरलाइन कर लो, अंडरलाइन कर लो, कोई चीज़ हाईलाइट कर दो, कोई चीज़ों के कॉमा लगा दो। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें आपके 30 सेकेंड्स में हो सकती हैं और उससे तुम्हारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि दो दो पेन यूज़ करो, अलग अलग रंग के यूज़ करो आपके, क्योंकि देखो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। अंडरलाइन तुम करना चाहो तो सेंटेंस लिखने के साथ साथ भी कर सकते हो, पर वैसा ना कहो करना कि सर कह रहे हैं कि अंडरलाइन करो, तो हर किसी लाइन को पढ़ा भी नहीं है और बिना ऐसे ही कुछ भी अंडरलाइन कर दिया, काम का भी नहीं था जो भी अंडरलाइन कर दिया, आपके का था की थी जो कनेक्टिव वर्ड्स आते हैं उनको भी अंडरलाइन कर दिया, तो वो नहीं करना है। तो इस तरीके से आपके अगर इन 4 चीज़ों पर अगर आप 1 से 1.5 महीने मेहनत करते हो, तो 1.5-2 महीने के बाद में आपकी आंसर राइटिंग बहुत शानदार हो जाएगी। इवन यू कांट इमेजिन कि कितनी अच्छी हो गई है। तो उससे आप कर सकते हो। तो इस तरीके से इन 4 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखना, तो कम टाइम में तुम बहुत अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हो। फिर देखिए, कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें तैयार रखना पड़ता है, जो हमें एग्जाम में प्रॉब्लम डालती है। जैसे कि कुछ शब्द आते हैं हमारे आंसर राइटिंग में हर प्रश्न के बाद में, जैसे कि विवेचन कीजिए, विश्लेषण, प्रकाश डालिए, व्याख्या, मूल्यांकन कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन, परीक्षण, निरीक्षण, समालोचना, ये सब वर्ड आते हैं। तो इन वर्डों की क्या है, कैटेगरी बना लो, क्योंकि देखो क्या होता है कि हर क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्टली क्या पूछा है इसे पता करने के लिए इन शब्दों का मतलब समझ में आना चाहिए, और इनकी अलग अलग कैटेगरी बना लो। जैसे कि इनके पास में क्या होता है, 4 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी होती है जिसमें शब्द आते हैं व्याख्या, वर्णन, विवरण, स्पष्ट कीजिए, स्पष्टीकरण दीजिए और प्रकाश डालिए। इन सभी का मतलब होता है कि जो भी चीज आपसे पूछी गई है प्रश्न में, उसके बारे में पूरा खुलकर बताइए, डेस्क्रिप्शन दीजिए। क्या करो, डेस्क्रिप्शन दीजिए, जो भी तुम जानते हो उस चीज के बारे में वो बता दो। जैसे कि वो चीज क्या है ना, उस चीज का प्रभाव क्या होगा, है ना, उस चीज का प्रभाव क्या है, वो चीज क्यों आप पढ़ रहे हो, मतलब एक बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह जो भी चीज उस टॉपिक के बारे में आप जानते हो सब यहां पर बता दो। तो इस तरीके से व्याख्या, विवरण, वर्णन और इन सभी शब्दों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर रखो कि ये शब्द जब भी आएंगे तो मुझे उस टॉपिक के बारे में जो भी पता होगा मैं लिख दूंगा, दैट्स इट। दूसरा शब्द आते हैं आलोचना, समीक्षा, समालोचना, परीक्षा, परीक्षण, निरीक्षण और गुण दोष का विवरण। इसमें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा चीजों को बताकर उसके पॉजिटिव नेगेटिव बताने हैं। तो यहां पर आपको पॉजिटिव्स क्या हैं, उसके नेगेटिव क्या हैं, ये सारी चीजें बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कि पॉजिटिव नेगेटिव्स को बताओ, खोलकर रख दो कि गुण दोष क्या हैं उनके, वो जो भी टॉपिक है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो इंट्रोडक्शन में और फिर गुण दोषों को एक्सप्लेन कर दो, तो आपका काम हो जाएगा। तीसरा कैटेगरी होती है मूल्यांकन और आलोचनात्मक मूल्यांकन। इसमें आपके जो भी तुमने पहले टॉपिक में पॉजिटिव नेगेटिव बताए उसमें से किसी एक का फेवर कर दो। कि मतलब मैंने आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, मूल्यांकन मतलब होता है कि कितने मार्क्स आप उसे देते हो। जैसे कि मान लो कि मैंने किसी चीज के गुण दोष बताए, मुझे पसंद आ रहा है कि इसके गुण ज्यादा हैं, हानियां कम हैं, दोष कम है, तो मैं गुण को बता दूंगा कि हाँ मैं गुण के फेवर में हूं। अगर मुझे लगता है कि नहीं इसके गुण कम है, दोष ज्यादा है, तो फिर मैं कह दूंगा नहीं भाई इसके दोष ज्यादा है, इसे मत करो। तो वो जो आपको अपना जजमेंट देना पड़ता है, अपना निर्णय सुनाना पड़ता है आलोचनात्मक मूल्यांकन में, तो बात खत्म, ठीक है। और फिर विश्लेषण, विश्लेषण का मतलब होता है एनालिसिस। तो कोई भी मुद्दा उसके बाल की खाल निकालनी होती है तुम्हें विश्लेषण में, इसके पॉजिटिव नेगेटिव, आज प्रभाव, कल प्रभाव, 10 साल बाद प्रभाव, सब बताओ। तो ये जो एनालिसिस होती है उसमें उस मुद्दे की प्रासंगिकता आ जाती है, उस मुद्दे के गुण दोष आ जाते हैं, उस मुद्दे का प्रभाव आ जाता है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव भी आ जाते हैं। तो मतलब जितना तुम उसके बारे में एनालाइज कर सकते हो वो पूरा एनालिसिस आपको यहां पर करना होता है।
तो इस तरीके से कंप्लीट एनालिसिस के बेसिस पर ये चीज़ें आपके देखी जाती हैं। तो इस तरीके से जो ये प्रमुख बड़े बड़े शब्द हैं इनको 4 भागों में डिवाइड कर लो और अपने माइंड में सेट कर लो कि कब क्या आएगा और मैं क्या आंसर लिखूंगा। तो तुम्हारे पास कम टाइम में तुम अच्छा आंसर लिख सकते हो। और फिर उसके बाद में कुछ बेसिक टिप्स हैं, जैसे कि ध्यान रखना हमेशा आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए। जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो डेफिनेशन की अप्रोच से, परिभाषा से चालू हो सकता है या फिर कोई सामान्य प्रकार का इंट्रोडक्शन होगा। और ध्यान रखिएगा कभी भी अपने मत से कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सही है या गलत है, कभी भी किसी मत से अपना इंट्रोडक्शन चालू मत करना। बेशक आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो कि क्या आपके नज़रिए में ये चीज़ सही है, तो अक्सर कई बच्चे क्या लिख देते हैं, हाँ ये सही है, नहीं ये गलत है। तो ऐसे ओपिनियन मत दो, एग्जामिनर को निष्कर्ष में अपना ओपिनियन बताओ, शुरुआत में मत बताओ, वरना वो एग्जामिनर को मजा ही नहीं आएगा कि क्या है। अब जैसे सिंपल सी बात है, एक छोटी सी बात समझ लो, मान लो कि तुम किसी लड़की को पटाने गए हो, ठीक है, और उससे पहले ही तुम्हें पता हो कि हाँ ये तो मान जाएगी, या फिर तुम्हें पहले ही पता हो नहीं ये नहीं मानेगी, तो क्या तुम उतना एफर्ट दोगे? नहीं दोगे। तो बिल्कुल वैसे एग्जामिनर को शुरुआत में अगर तुम बता दोगे कि हाँ ये चीज़ मेरे पास में ये यस के फेवर में है या फिर नो के फेवर में है, तो वो क्वेश्चन को पढ़ेगा ही नहीं, वो उसी दृष्टि से पढ़ेगा कि हाँ ये तो फेवर में ही बोलेगा, नहीं ये तो अगेंस्ट में ही बोलेगा। तो एक सही इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा आपके आंसर में और मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जो भी अपना मत है वो कंक्लूजन में दिया जाता है, कभी भी इंट्रोडक्शन के अंदर अपने मत को व्यक्त नहीं किया जाता। सबसे सिंपल तरीका है इंट्रोडक्शन को देने का, या तो परिभाषा के आधार पर इंट्रोडक्शन को दो, या फिर आपके सामान्य प्रकार से एक जनरल अप्रोच से आपके इंट्रोडक्शन को दो, या फिर उदाहरण के आधार पर भी दे सकते हो। पर सबसे टफ तरीका है उदाहरण का, जो कि करंट अफेयर बेस्ड होता है, और सबसे इजी तरीका है परिभाषा के आधार पर। तो परिभाषा के आधार पर आप इस इंट्रोडक्शन को दे सकते हो। और दूसरी बात, जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो सदैव आशावादी होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे देश में तो भ्रष्टाचार रहेगा ही रहेगा, हमारे देश में तो ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, नहीं होना चाहिए। हमेशा बड़ी से बड़ी समस्या हो, चाहे कोई ऐसा ही क्वेश्चन क्यों हो जाए कि नहीं, क्या आपको लगता है कि जीवन में कभी सूर्य पश्चिम से उगेगा? बिल्कुल इतना भयानक क्वेश्चन भी हो कि यूपीएससी ने पूछा हो गया हो कि क्या सूर्य पश्चिम से कभी उग सकता है, तो उसका भी ये मत बोलना कि नहीं नहीं उग सकता। ऐसा नहीं होगा। आशावादी कि हो सकता है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कभी बदल जाए तो शायद सूर्य आपके पश्चिम से भी उगने लगे। तो आशावादी दृष्टिकोण की कुछ भी हो सकता है उस दुनिया में, हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, कभी कोई भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं देना है। तो ये चीज ध्यान रखना। फिर देखो बच्चों, प्रॉब्लम आती है कि पेपर कंप्लीट नहीं होता है आंसर राइटिंग के टाइम पर। तो पहले ही अपने पेपर को टोटल 6 टाइम सेक्शन में बांट लो। 3 घंटे का तुम्हारा टोटल पेपर होता है, उसे 6 टाइम सेक्शन में बांट लो। आधे आधे घंटे में कितनी कितनी चीजें तुम्हें कवर करनी है, कितने बड़े क्वेश्चन करने हैं 250 शब्द वाले, और कितने छोटे क्वेश्चन यानी कि 150 शब्द वाले क्वेश्चन करने हैं। 10 मार्कर कितने करने हैं, तो ध्यान रखिएगा 10 नंबर वाले 4 क्वेश्चन एक सेक्शन में आ जाएंगे और 15 नंबर वाले 3 क्वेश्चन एक सेक्शन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से टाइम डिवाइड कर लो कि कितने टाइम में क्या कवर करना है, ताकि हमेशा ऐसा नहीं हो कि 2 घंटे बाद लगे अरे पेपर तो बहुत छूट गया और फिर उसकी टेंशन में बाकी क्वेश्चन गलत कर दिए। ये नहीं होना चाहिए। अगर सही तरीके से टाइम डिवाइड होगा तो कम टाइम में तुम अच्छा स्कोर कर लोगे। तो इस चीज को ध्यान रखना। और कुछ कॉमन बातें हैं जो कि तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि जब भी तुम हिस्ट्री के आंसर लिखोगे तो उसमें जो भी सन होते हैं टाइमलाइन बनाने की कोशिश करो, और आपके जो मैप वगैरह है उसकी पूरी कोशिश करो। ध्यान रखना, हिस्ट्री के जब भी आंसर्स लिखे जाते हैं तो आपके हिस्ट्री के जो भी निष्कर्ष होते हैं वो सक्सेसिव, या तो किसी आपके कोटेशन से खत्म करो या फिर सक्सेसिव इवेंट, जो आगे आने वाला इवेंट है उस पर लिखो। जैसे कि रॉलेट एक्ट हुआ तो उसका प्रभाव हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इस तरीके के सक्सेसिव इवेंट्स के आधार पर निष्कर्ष लिखो। दूसरी बात, आपके हो सके तो ज्योग्राफी में कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 डायग्राफ जरूर बनाना हर क्वेश्चन में, तो अच्छा रहेगा। और हमेशा ज्योग्राफी जो होती है उसमें कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को पूरा एक्सप्लेन करना, बच्चे की तरह समझा देना, तो ज्योग्राफी में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ऐसे ही सोसाइटी का जब पेपर हो तो लेटेस्ट रिपोर्ट से जो डेटाज आपको मिलते हैं
रिपोर्ट्स के जो लेटेस्ट डेटा आपको मिलते हैं वो ज़रूर आपको ध्यान में रखने होंगे। तो हमेशा लेटेस्ट रिपोर्ट के जो डेटाज होते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उन्हें बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, है ना। दूसरी बात, आपके हो सके तो कुछ दार्शनिक विचारों को अपनाइए और सामाजिक आर्थिक दर्शन शास्त्र के अनुसार आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि सोसाइटी में क्या होता है, हमेशा लंबे टाइम में हमें दृष्टिकोण पता चलते हैं, तो जो सामाजिक आर्थिक दर्शन है, सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो यहाँ पर यूजफुल होगी आपके सोशियो पॉलिटिकल और यहाँ पर आपके राजनैतिक, सोशियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी को ध्यान रखें। खासकर यहाँ पर कुछ दोहे कोटेशंस याद रख लें, वो ध्यान रखिएगा। और सोसाइटी में हमेशा कोई भी आंसर देते हो तो वो अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग दो, जैसे कि बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वुमेन्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, खासकर समाज के कमजोर वर्ग पर क्या प्रभाव होगा, वो आपको निश्चित ही पता होना चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगी। ऐसे ही जब आप हमारे राज्य व्यवस्था पॉलिटी के आंसर लिखें तो खासकर कॉन्स्टिट्यूशन के कम से कम 25 अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। 25 आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रख लो और जगह जगह डालते रहो। सुप्रीम कोर्ट का कोई लेटेस्ट आपके जजमेंट हो या फिर कम से कम 20 जजमेंट हमारे पास ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, तो उनको तैयार रखो, जहां मौका मिले डाल दो। कुछ नई कमिटी आई है या फिर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की कुछ रिपोर्ट के कोटेशंस हैं, रिपोर्ट हर साल पब्लिश होती है, तो उसके 2-4 कोटेशन याद रख लो, काम आएंगे। आपके कमिटीज़ ध्यान रखिए हमेशा, जो आपके प्रशासन से संबंधित कमिटीज़ हैं उनके डेटाज जो हैं उन सभी को ध्यान रखो। और खासकर जितना करंट एग्जाम्पल ध्यान रखोगे पॉलिटी में, उतने ज़्यादा आंसर सही होंगे आपके और उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे। फिर बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे कुछ लीडर्स हैं, उनकी स्पीच को या फिर उनके दृष्टिकोणों को अपना सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूनाइटेड नेशन क्या कहता है उसे ध्यान रख लो, यूरोपीय यूनियन क्या कहता है उसे ध्यान रखो, यूरो जोन क्या कहता है उसे ध्यान रखो, चाइना और रशिया के बीच में क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं वो ध्यान रखो। तो इस तरीके की चीज़ें ध्यान रखोगे तो आपका काम बन जाएगा इंटरनेशनल रिलेशन में। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जब भी निष्कर्ष लिखा जाता है वह आपके कुछ लीडर्स के विजन को ध्यान में रख कर लिखा जा सकता है। जैसे कि नेहरू जी का क्या दृष्टिकोण था, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या दृष्टिकोण है, हमारे मोदी जी का क्या दृष्टिकोण है। तो उनके दृष्टिकोण के आधार पर उस दृष्टिकोण की को सहारा बनाते हुए आप इसका आंसर लिख सकते हो। और खासकर कुछ हमेशा जो आपका आंसर है वो इंडिया के हित में ही होना चाहिए, कहीं पर भी आप इंडिया को दोषी नहीं ठहराएंगे। हमेशा इंटरनेशनल रिलेशंस का जो आंसर हो वो इंडिया और हमारे व्यापार के हित में हो, राजनीतिक और सामरिक दृष्टिकोण से हमारे फेवर में हो। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही बच्चों, जब कृषि के या फिर इकोनॉमी के आंसर लिखो तो इकोनॉमी के आंसर्स में क्या होता है, हमें कुछ हल देने पड़ते हैं समस्याओं के। जैसे कि अभी आपके कोरोना के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कोरोना की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बेकार हो गई है, उसे कैसे सही किया जाए। तो हमेशा जो सॉल्यूशन दिए जाते हैं इकोनॉमी में वो 3 तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं अल्पकालिक हल, कि हम फटाफट जो अभी बेरोजगारी आई है उसको कैसे ठीक करें। दूसरे होते हैं मध्यमकालीन चीजें, हम कौन कौन सी चीजों को सुधार सकते हैं, ठीक है। और तीसरी होती है दीर्घकालिक। तो इस तरीके से आपको हल लिखनी चाहिए। बेशक आप हेडिंग मत डालो कि अल्पकालिक हल ये हैं, मध्यमकालीन हल ये हैं, दीर्घकालीन हल ये हैं, बट आपको एक व्यू पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसे कि अल्पकालिक, अभी जैसे कि मान लो कि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, काफ़ी लोगों के पास काम धंधा नहीं है, तो अल्पकालिक हल क्या कर सकते हो, रेपो रेट कम कर दो, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। मध्यमकालीन हल क्या कर सकते हो, कोई साल की 2 साल की कोई स्कीम निकाल दो, जो मध्यमकालीन हल है। दीर्घकालिक हल क्या होगा हमारे पास में, दीर्घकालिक हल ये होगा कि आपके नए नए रिसर्च करो, निवेश करो, एफडीआई लेकर आओ और लंबे टाइम पर इंडिया को आगे बढ़ाओ, विजन 2025 अपना लो, कृषि को उन्नत कर लो, कृषि आपके सतत विकास को अपना लो। ये सब दीर्घकालिक लक्षण हैं, दीर्घकालिक उपाय हैं। तो जब भी इकोनॉमी में आपके प्रश्न आते हैं तो अल्पकालिक दृष्टिकोण से भी सोचा जाता है कि शॉर्ट टर्म में मैं क्या ठीक कर सकता हूँ,
मीडियम टर्म में मैं क्या ठीक कर सकता हूं, और फिर लॉन्ग टर्म में यानी कि दीर्घकाल में मैं क्या ठीक कर सकता हूं। तो ध्यान रखना, हमेशा शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के सॉल्यूशंस को भी ध्यान रखिएगा। फिर आपके जब भी कोई प्रश्न आता है तो उसका क्षेत्रवार क्या क्या समस्याएं हैं उसके सापेक्ष में भी सोचिए कि आपके प्राथमिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव होगा, द्वितीय क्षेत्र पर और तृतीय क्षेत्र पर क्या क्या प्रभाव होंगे। इन सभी चीजों को भी आपको अपनाना पड़ेगा, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। और कुछ हमारे इकोनॉमिक सर्वे के और नीति आयोग एवं बजट के कुछ कोटेशन, कुछ हेडलाइंस होती हैं, उन सभी को लिख कर रख लीजिए अपनी कॉपी में। तो आपको कम से कम नहीं तो 50 से 100 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आप ये सारी चीजें अपना लोगे। साथ साथ कुछ कमिटीज और स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो फेमस आपके इकोनॉमिस्ट हैं उनकी बातों पर भी ध्यान रखिए। अगर ये आप करोगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके यूजफुल हो जाएंगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर हमारे बात होती है एनवायरनमेंट के प्रश्नों की। तो एनवायरनमेंट के प्रश्नों में हमेशा आपको कुछ, जैसे कि आईपीसीसी की रिपोर्ट आपको याद रखनी चाहिए, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी की रिपोर्ट ध्यान में रखो, आपके सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखो, और हमारे जो भी कॉन्सेप्ट है उस पर हमेशा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कॉन्सेप्ट आपका जितना अच्छा होगा आपका आंसर उतना ही बेहतरीन हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऑलवेज मस्ट है, तो उसे पूरा पूरा फोकस रखकर ध्यान में रखिए। तो इस तरीके से आप एनवायरनमेंट का ध्यान रख सकते हो और एनवायरनमेंट के आंसर्स दे सकते हो। सिक्योरिटी के क्वेश्चंस के अंदर हमेशा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पर तो आपको सिर्फ करंट अफेयर पर ही ज़्यादा फोकस रखना होगा, और कुछ परमानेंट इश्यूज हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। तो देखो दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही शॉर्ट और सिंपल शब्दों में पूरा आंसर राइटिंग का निचोड़ समझा दिया है कि खासकर आंसर राइटिंग किस तरीके से बेहतर तरीके से की जाती है। तो पूरा आपका इतने कम शब्दों में, इतने कम टाइम में आपकी महीनों की प्रॉब्लम, क्या सालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर इनको आपको मान लोगे तो ध्यान रखिएगा, इन सभी शॉर्ट ट्रिक से, इन सभी मेथड को अगर आप 1 महीने भी अपना लोगे ना, तो मैं लिख के दे सकता हूं आपके मेंस में कम से कम 80 से 100 मार्क्स ज्यादा आएंगे। किसी भी नॉर्मल आदमी से जो कि बिना किसी डायरेक्शन के आंसर राइटिंग करता है, उससे मिनिमम 80 से 100 मार्क्स तुम ज्यादा ला सकते हो अगर इन सभी मेथड्स को अपना लिया तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ट्राई टू फॉलो इट, डेफिनेटली इट विल गिव यू मच मोर सक्सेस देन यू एक्सपेक्टेड। तो ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पर ऐसे ही मेरी आंसर राइटिंग के बैचेस और आने वाले हैं। इस बार हम मेंस को बहुत तरीके से फोकस कर रहे हैं। मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी जल्द ही लॉन्च होगा, तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हो SS लाइव रेफरल कोड के साथ में। तो ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी को जब आप सब्सक्राइब करें तो रेफरल कोड SS लाइव यूज़ करें, एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेलेबल हो जाएगा, प्लस आपको प्रॉपर गाइडेंस, नोट्स एंड एवरीथिंग अवेलेबल होगा। तो बहुत सारी ऑसम क्लासेस आने वाली हैं, जस्ट गो वॉच एंड एंजॉय इट एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी विथ SS लाइव रेफरल कोड। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।